श्री दयानंद मौर्य जी, मंच के संचालक कुमार प्रवीण जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दीनानाथ मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सच्चिदानंद मौर्य जी, पूर्णिया के माननीय सांसद श्री संतोष कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री श्याम रजक जी, श्री सत्यनारायण मौर्य जी, तुलसी मौर्य जी, श्री जीवनदीप मौर्य जी, क्लब के राष्ट्रीय महासचिव शत्रुघ्न सिंह साक्य जी, पूज्य भंते धम्मशरण जी, श्री रविंद्र सिंह जी, प्रदेश के प्रवक्ता श्री अभिषेक रंजन जी, श्री मनोज कुमार जी, जनाब आफाक हाशमी साहब, श्रीमती एडलिन जी, श्रीमती पिंकी देवी जी, श्रीमती बीनू मौर्य जी, राजा राम प्रसाद जी, थाईलैंड से आई हुई श्रीमती पुण्य योबी उक्ति सुनसोरी जी, यहाँ उपस्थित सम्राट अशोक क्लब के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधिगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण और कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले सम्राट अशोक क्लब को कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देता हूं और उन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। यह बात सही है कि सम्राट अशोक क्लब की तरफ से ही मुझसे अनुरोध किया गया था कि सम्राट अशोक की जयंती मनाई जाए, और जब इन लोगों का प्रस्ताव मेरे पास आया तो मुझको ये बात बहुत उचित लगी, और इसलिए हमने पूछा कि आप लोग कब जयंती मनाते हैं। तो चैत महीने के शुक्ल पक्ष के अष्टमी को अशोक अष्टमी के रूप में ये मनाते हैं, उसको ही हम लोगों ने स्वीकार किया और 2016 से ये जयंती के दिवस पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा राज्य सरकार ने की। लेकिन जब 2016 में इसका निर्णय लिया गया तो राज्य सरकार की आलोचना हुई अनेक बुद्धिजीवियों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, कि आखिरकार राज्य सरकार को कहां से मालूम है कि सम्राट अशोक का ये जन्मदिन है। हमने इन लोगों को कहा कि भाई आप लोग इसको जरा इसका विश्लेषण कर दीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए। लेकिन अंततोगत्वा मैंने ही कहा कि भाई सम्राट अशोक की भूमि है ये पाटलिपुत्र, और अगर उनकी जयंती मनाई जाए तो इसमें खुशी की बात है, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और बात रही जन्मदिन की, मैंने कहा ये तो इतिहासकारों का काम था कि क्या उनका जन्मदिन है, खोज निकालते। अगर वो नहीं खोज निकाले तो सम्राट अशोक के जो उनमें विश्वास रखने वाले, उनके विचारों में विश्वास रखने वाले लोग अगर इस बात को कहते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन उनका जन्म है, तो इसको स्वीकार करने में क्या कठिनाई है। उसको सांकेतिक रूप में स्वीकार करिए, उसके बाद ये चीज खत्म हुई। लेकिन दूसरा भी संयोग था जो 2016 में शुरू हुआ, तो उस बार चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी 14 अप्रैल को पड़ रहा था और 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती होती। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अंबेडकर साहब की जयंती को डाइल्यूट करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए सब काम किया जा रहा है। न जाने क्या क्या आलोचनाएं झेलनी पड़ी, लेकिन हम लोग
लोगों को लगा कि भाई ये सम्राट अशोक क्लब का सुझाव बिल्कुल सही है, हम लोगों ने स्वीकार किया। उसमें हमने यह भी किया कि आज ये 14 अप्रैल है, अगली बार कोई और डेट होगा, तो अगली बार 4 अप्रैल हो गया 2017 में, और आज 24 मार्च। तो इस तरह से कई चीजों को झेलना पड़ता है। और अभी काफी चीज कुछ लगता है गैर जानकारी में बहुत सारी बातों की चर्चा आप लोग कर देते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये बापू सभागार है और बगल में ज्ञान भवन। इसके निर्माण का निर्णय बहुत पहले लिया जा चुका है, तब जबकि सम्राट अशोक क्लब के लोगों ने मुझको सम्राट अशोक जयंती आदि के बारे में कुछ नहीं कहा। सम्राट अशोक को तो हम लोग मानकर चलते थे कि पूरा देश मानता है, क्योंकि जो हमारा तिरंगा झंडा है उसमें अशोक चक्र है और जो अशोक स्तंभ है वो राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में माना जाता है। इसलिए हम लोगों के मन में सम्राट अशोक के बारे में एक और भी अवधारणा बहुत ज्यादा बड़ी थी। लेकिन आपने कहा यहां भी कीजिए, हमने कहा ठीक है यहां करते हैं। और ये जो ज्ञान भवन बनाने का हमारा निर्णय हुआ वो दिल्ली में विज्ञान भवन, तो हमने सोचा कि यहां ज्ञान भवन बनाएंगे क्योंकि बिहार ज्ञान की भूमि है, इसलिए ज्ञान भवन बना। और ये जो सभागार बना है ये विलक्षण सभागार है। इसकी क्षमता 5000 की, यानी सामने जो बैठने वाले लोग हैं उनके लिए 5000 कुर्सियां लगी हुई। और इसका उद्घाटन हमने किया कोई अलग से फंक्शन करके नहीं, इसका उद्घाटन हुआ है कार्यक्रम से। और वह कार्यक्रम गांधी जयंती के अवसर पर हमने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ सशक्त अभियान की शुरुआत की, इसी सभागार से शुरुआत की। और ये बापू सभागार, ज्ञान भवन का भी उद्घाटन करने हम लोग कोई फंक्शन करके नहीं गए कि ज्ञान भवन का उद्घाटन हो रहा, हम ज्ञान भवन का प्रचार करें। ज्ञान भवन का उद्घाटन हुआ 10 अप्रैल 2017 को। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह के सिलसिले में जब पटना आए थे 100 साल पहले 10 अप्रैल 1917 को, और उसी दिन हमने गांधी विचारों पर राष्ट्रीय विमर्श का आयोजन किया और उस राष्ट्रीय विमर्श के कार्यक्रम से ज्ञान भवन का उद्घाटन हुआ। तो हम लोग कोई काम करते हैं वो अलग ढंग से करते हैं। जिस ढंग की बात लोगों की मानसिकता होती है उससे पृथक मानसिकता है। और ये अगर गौर से आप देखिएगा तो आपको इस तरह की मानसिकता में आपको सम्राट अशोक के विचार से, सम्राट अशोक क्या था, क्या कहा जाता है, चंड अशोक से धम्म अशोक। यानी पहले उनकी तो इच्छा थी सम्राट बनने की, उन्होंने सत्ता प्राप्त किया, उनके पिता भी उनको नहीं चाहते थे, लेकिन सम्राट अशोक सफल हुए। और जब वो सफल हुए तो उन्होंने जो ये मगध साम्राज्य था इसका और विस्तार किया। और जो युद्ध हुआ जो आज उड़ीसा माना जाता है, जिसको मानते हैं, वहां पर उस युद्ध में विजय हासिल उन्होंने की, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों की जो हत्या हुई, मृत्यु हुई, उसका जो खून बह रहा था उसका अचानक उनके ऊपर असर पड़ा और वहीं से वो धम्म अशोका की तरफ बढ़ गए। तो अशोक का जो इतिहास है, सम्राट अशोक का, वो एक विलक्षण इतिहास है। पहले तो उन्होंने सब कुछ अपने हाथ में करने का फैसला किया और लगभग जब उनके हाथ में आ गया तो उनको ऐसा लगा कि इस तरह से कुछ हासिल करना उचित नहीं है। और उन्होंने फिर उनको लगा कि कैसे शांति की स्थापना हो और धम्म जो धर्म उसकी तरफ ले जाएं। यानी उन्होंने अपना विस्तार युद्ध के माध्यम से नहीं, धम्म के माध्यम से, धर्म के माध्यम से करना शुरू किया। तो ये बहुत बड़ी चीज है, वो आज के समय में सीखना चाहिए। आजकल लोग किसी न किसी तरह से कब्जा करना चाहते हैं, ये उसके ठीक प्रतिकूल है। और उनको जब सब कुछ सत्ता हासिल हो गया उसके बाद उनको क्या एहसास हुआ। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, नई पीढ़ी को सीखने की चीज और वो जानने की चीज।
और जहां तक सम्राट अशोक की बात है, यह बात जान लीजिए, इस पूरे मुल्क में ही नहीं, मुल्क के बाहर भी सम्राट अशोक की जो हैसियत है, वो दुनिया में जितने भी सम्राट हुए हों, एम्पायर हुए हों, सब में उनका स्थान शीर्ष स्थान पर है। इसलिए इस बात को नहीं भूलना। कितना उनके ऊपर अध्ययन हुआ है, कितना इतिहास लिखा गया, कितने लोगों ने काम किया है। और आप सबको मालूम होगा, जब सम्राट अशोक क्लब चलाते हैं तो जब भी सम्राट अशोक के बारे में कुछ लिखा जाता होगा तो आप जरूर उन चीजों को देखते होंगे, पढ़ते होंगे। तो दुनिया भर में उनके ऊपर अनुसंधान है। एक एक जो शिलालेख है, जो अशोक स्तंभ है, उसके बारे में कितना अध्ययन किया गया। धीरे धीरे जब वो सब विनष्ट हुआ या विनष्ट किया गया, यह बौद्ध विहार, कितनी बड़ी संख्या में बौद्ध विहार, उनको विनष्ट किया गया या वो नष्ट हुआ। आज कहीं भी जो आर्कियोलॉजिकल साइट की बात होती है, जब उसको देखा जाता है तो उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है बौद्ध विहार, उसके अगल बगल निकलना शुरू हो जाता है अशोक स्तंभ। तो ये कोई मामूली बात नहीं। अभी आपको मालूम नहीं, लखीसराय में खुदाई शुरू हो गई और कृमिला नाम की जगह वो मानी जाती है। तो अब तो हम लोग बहुत ढंग से इस प्रकार से लगे हुए। मैं तो यात्रा करता रहता हूं और हम किसी गांव में जाते हैं तो हमको इस बात का एहसास हो जाता है कि ये तो भाई आर्कियोलॉजिकल साइट है। अभी हाल ही में की यात्रा में तो मुझसे पूरा जिले में पड़ता है। जब हम उस गांव में गए थे, हर घर नल का जल को देखने के लिए कि भाई किस तरह से नल लोगों ने लगाया, जो हमारे सात निश्चय का हिस्सा है। जब उस गांव के अंदर घूम रहे थे तो अचानक हमने देखा कि हम ऊंचे टीले पर जा रहे हैं। फिर वहीं पर स्थिर हुए, फिर देखा, हमने कहा चारों तरफ तो कोई पहाड़ है नहीं, यहां चारों तरफ खेत है, हम बाहर से आ रहे हैं। तो यहां जो हमने दृश्य देखा तो हमने उसी समय कहा अपने मुख्य सचिव को कि साहब ये तो टीला है, ये पौंड है, आप अपनी टीम को बुलाइए और वो इसका अध्ययन करें। टीम आई और 24 घंटे के अंदर उन्होंने कहा कि ये तो बहुत पुराना आर्कियोलॉजिकल साइट है। आप इस बिहार में घूमते रहिएगा, आपको अनेक जगहों पर मिलेगा, चारों तरफ है। कितनी जगहें थी, उन सबको लोगों ने अलग अलग समय में जो कुछ भी उसको किस तरह से विनष्ट हुआ, क्या हुआ, ये तो अलग कहानी है। तो ये बहुत सारी चीजें। और हम लोग जान लीजिए अपने इतिहास के प्रति, अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति बहुत कॉन्शियस है। और आप जो नालंदा यूनिवर्सिटी था, तक्षशिला तो खैर अगर हम उस हिसाब से देखें तो सबसे पुराना, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में इस देश के ही नहीं, देश के बाहर से भी लोग अध्ययन करने आते थे। उस नालंदा यूनिवर्सिटी को पुनर्जीवित करने का सब इनिशिएटिव, उसका प्रयास हम लोगों ने शुरू किया और केंद्र सरकार ने अंत में उसको स्वीकार किया। पार्लियामेंट ने कानून बनाया और अब वो प्रारंभ हो गया और उसका अपने कैंपस में होगा। और नालंदा विश्वविद्यालय की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? जो सम्राट अशोक ने शांति की बात की, जब नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने के लिए और उसके लिए जब विमर्श प्रारंभ हुआ, दुनिया के बड़े बड़े विद्वज्जनों ने उस पर सोच विचार करना शुरू किया, देश से और देश के बाहर की। तो एक मीटिंग उनके साथ हमारी थी। हमने उनको एक सुझाव दिया, जब नालंदा यूनिवर्सिटी बनाने का निर्णय हो गया, पुनर्जीवित करने का, तो हमने कहा बाकी सब 7 स्कूल उसमें बन रहे हैं, यानी 7 इंस्टीट्यूशंस बनेंगे। सब कुछ है जिसमें फिलॉसफी है, साइंस है, इतिहास है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, सब चीजों पर होगा। हमने 2 बातें सुझाव दी। हमने कहा था कि देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी को जब चलाया जाता था पहले, तो इसके साथ 200 गांव जुड़े हुए थे। उन 200 गांवों के सहयोग से नालंदा विश्वविद्यालय चलता था। क्या माना जाता है? 10,000 स्टूडेंट थे, 1000 टीचर थे,
ये सारी बातें आती हैं इतिहास में। उतने बड़े यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए 200 गांव का योगदान था। हमने कहा कि हम उन 200 गांवों को खोजेंगे, जो भी इतिहास में जो कुछ भी है खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जो हम नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित कर रहे हैं, तो अब नालंदा यूनिवर्सिटी का ये फर्ज होना चाहिए कि जो पहले प्राचीन काल में जिस गांव ने नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने में सहायता की, अब जो नालंदा विश्वविद्यालय बने वो उन गांवों का ख्याल रखे। और आपको मालूम होना चाहिए कि उन गांवों का, बहुत सारे गांव का चयन हो चुका है, उनको चिन्हित किया जा चुका है, चयन नहीं, उनको चिन्हित किया गया। तो इस तरह से बात हो रही। दूसरी बात हमने सजेस्ट की, हमने दूसरा सुझाव किया कि भाई हम नालंदा विश्वविद्यालय बना रहे हैं, लेकिन वहां पर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सेंटर बनना चाहिए। आज दुनिया भर में इतने कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, इतने प्रकार के विवाद चल रहे हैं, हर देश में विवाद चल रहा है, समाज में विवाद चल रहा है। कोई संप्रदाय के नाम पर विवाद, कोई जाति के नाम पर विवाद, इलाके के नाम पर विवाद, अनेक प्रकार के विवाद चल रहे हैं, दुनिया भर इससे पीड़ित है। तो हमने कहा कि भाई नालंदा विश्वविद्यालय तो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, इसलिए इस विश्वविद्यालय में एक अलग किस्म से पढ़ाई तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके अलावे यहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सेंटर बनना चाहिए कि दुनिया भर में जितने कॉन्फ्लिक्ट हैं, विवाद हैं अनेक मुल्कों में, वो यहां पर आए और आपस में बातचीत करके अपने कॉन्फ्लिक्ट को, अपने विवाद को दूर करने की कोशिश करें। और इसके लिए राज्य सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को जो जमीन दिया, उसके अलावे कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए जमीन दिया। और यही नहीं, उसके लिए हम जमीन आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं, गेस्ट हाउस बनाने के लिए नहीं, उसका नाम हम देंगे स्टेट हाउस। अगर मान लीजिए कि 3 राज्य के, 3 देश के, 4 देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आ गए, तो उनके ठहरने का, उनकी टीम के रहने का, और इस प्रकार का सेंटर होना चाहिए जहां उनको दृश्य भी अच्छा लगे, मन शांति की ओर जाए, कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए जाए, तो उसके लिए भी व्यवस्था हम लोगों ने की। तो आप देखेंगे एक सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीक तौर पर बात नहीं होनी चाहिए, उसकी गहराई में जाना चाहिए। अभी परम पावन दलाई लामा जी आते हैं यहां, इतने बड़े धर्म गुरु हैं, तो वो हमेशा बोला करते थे नालंदा ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म। तो इस बार आए हुए थे, तो हमने यूं ही उनसे पूछ दिया कि भाई आप जो नालंदा ट्रेडिशन बुद्धिज्म का बोलते हो क्या है, हम समझना चाहते हैं। तो हंसने लगे, बड़े विकी भी खुशमिजाज हैं। तो हंसते हुए उन्होंने कहा कि ये बताने में तुमको, पूरी तरह समझाने में 2-3 महीना लगेगा। हम सब लोग हंसने लगे, लेकिन फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए बात क्या है। जो उन्होंने बात कही उसका सारांश था कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा कि भाई मैं जो कहता हूं और हमने जो कहा है, उसको भक्त के रूप में, शिष्य के रूप में या आस्था रखने के कारण पूरे रूप से स्वीकार मत करो। हमने जो कुछ भी कहा उस पर सोचो, अपना दिमाग लगाओ, चिंतन करो, और अगर लगे कि यह बात सही है तो उसी को मानो। इसको कहते हैं नालंदा ट्रेडिशन ऑफ बुद्धिज्म, यानी एक साइंटिफिक अप्रोच, चिंतन के द्वारा। तो आप सब ऐसी अच्छी संस्था बनाए हैं सम्राट अशोक क्लब, इसलिए हम आप सब लोगों को एक ही सुझाव देंगे कि सिंबोलिज्म के चक्कर में कम रहिए। अगर आपने बना लिया, इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि भाई जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जब भी मिले हैं उन्हीं लोगों को सुनते रहे। हमने पूछा कहाँ है वो लोग, तब हमको दिखलाया मनोज जी ने, वो सामने बैठे होंगे। सामने क्यों बैठे होंगे? उन्होंने कहा कि हम अब नहीं बैठेंगे, अब जो हमारे नए लोग हैं, नए पदाधिकारी हैं जो इमर्ज कर रहे हैं, उनको बैठाएंगे, उनको सुनेंगे। हमने कहा बड़ा अच्छा आइडिया, लेकिन भाई बुलवाइए उनको,
कम से कम उनकी बात तो सुने। हम यहाँ पर आए हैं, ये अच्छी बात है, इसलिए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ। क्योंकि आप लोगों से मेरा एक व्यक्तिगत और भावनात्मक लगाव हो गया, भाई आप ही लोगों के कहने पर। और जब ये कॉम्प्लेक्स बना, इसमें 3 चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं, उसको समझ लीजिए दिमाग से। आप जब हमको बताएं उसके पहले की सारी चीजें, ये इतना बड़ा सभागार, ज्ञान भवन और इसके पीछे सभ्यता द्वार, और जो सभ्यता द्वार बन रहा है उसमें क्या क्या प्रतीक है, कभी देखा है गौर से? अभी नहीं देख रहे, 1 महीना के बाद जब उसका उद्घाटन होगा तो देख लीजिएगा। अद्भुत है सभ्यता द्वार। ये जब बनेगा, इसको देखने के लिए लोग किस तरह से आएंगे। और इसी कैंपस, क्योंकि हमने इसका नाम दे दिया सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, कन्वेंशन सेंटर नहीं, भूल से मत करिए, कन्वेंशन अंग्रेजी है तो सेंटर लिखते, क्योंकि कन्वेंशन एक ऐसा शब्द हो गया है जो प्रचलित हो गया है हिंदी भाषियों के बीच में भी। कन्वेंशन तो कन्वेंशन सेंटर नहीं, हमने केंद्र कहा है, कन्वेंशन केंद्र है। और इस कैंपस में एक तरफ बापू सभागार, एक तरफ ज्ञान भवन, पीछे सभ्यता द्वार और सामने सम्राट अशोक की एक सांकेतिक मूर्ति लगने वाली है, और उसके साथ अशोक स्तंभ भी है, वो भी 1 महीने में। और आप जान लीजिए, हम लोगों का ये नहीं, जब यहां हम लोगों ने शुरू किया, काम संभाला, तो लॉ यूनिवर्सिटी बन रही है, हमने उसका नाम दिया चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी। तो कानून के विशेषज्ञ लोग जिनको हमने आमंत्रित किया, तैयार हुए, उसके वाइस चांसलर जब बने, पहली बार जब स्थापना हुई 2006 में, तो उन्होंने कहा कि भाई चाणक्य के नाम पर क्यों लॉ यूनिवर्सिटी का नामकरण चाणक्य के नाम पर क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा चाणक्य के नाम पर कर रहे हैं, उन्होंने तो अर्थशास्त्र लिखा, ये कहा। हमने अर्थशास्त्र लिखा, लेकिन उसमें कौन सारी बातें, किस तरह से सरकार का संचालन होना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो राजा है उसको क्या करना चाहिए, उसके जो मंत्री हैं उनको क्या करना चाहिए, किसको किस तरह से खजाने को देखना चाहिए, क्या है, एक एक बात कहिए। यही तो है लॉ, इसी को तो कहते हैं कानून। राजकाज के संचालन का सारा सुझाव उन्होंने दिया हुआ है, इसलिए हमने कहा वो तो सबसे ओरिजिनल है, मौलिक है, इसलिए इसका नाम हमने रखा चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी। जो हमारे लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़े वो जरा चाणक्य के उन विचारों से भी अवगत हों, एक उनके अंत में भावना आएगी। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित हुआ, उसका नाम हमने रखा चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो कई लोगों ने पूछा कि चंद्रगुप्त के नाम पर आप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रख रहे? हमने कहा कि आप क्या समझते हो, इतने बड़े सम्राट थे, राजा थे, कितना पढ़ा और किस तरह से वो आए सत्ता पर, और चाणक्य ने उनको जो चुना और सहयोग किया, सब कुछ किया, लेकिन ये कोई मामूली बात है। चाणक्य कितने बड़े विद्वान थे, और विद्वान लोगों को हमेशा प्रसन्न और खुश रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन चाणक्य काम करते रहे चंद्रगुप्त के साथ, उनको सलाह देते रहे, गाइड करते रहे, न सिर्फ उनको स्थान पर बैठाया आसन पर, और चंद्रगुप्त का देखिए क्या विशेषता थी, उनके काम करने का तरीका ऐसा था कि कभी चाणक्य को नाराज नहीं होने दिए। तो इससे बड़ा मैनेजमेंट का सेंस और क्या हो सकता है? जैसे चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये सब सोच करके हम लोग काम करते रहते हैं। और जब सभ्यता द्वार बन रहा है और इस कन्वेंशन केंद्र का अंग है, इसलिए सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, और जो सम्राट अशोक ने काम किया उससे प्रेरणा लेनी चाहिए, जो उन्होंने सिखाया, जो उन्होंने बताया, जो उनके अपने अनुभव थे। सत्ता हासिल करना, सत्ता का विस्तार करना मूल चीज नहीं है। समाज में प्रेम, सद्भावना और शांति का माहौल बनाना सबसे बड़ी चीज है। हम तो वही सीख करके काम कर रहे हैं। और आज क्या हो गया, सत्ता हासिल लोग करते हैं और अर्जित करने लगते हैं। सेवा भूल करके मेवा की तलाश करते रहते हैं। और
सत्ता अर्जित करते हैं तो समाज में शांति की स्थापना हो तो बहुत लोगों को लगता रहता है, बहुत लोगों को है। डेमोक्रेसी है, लोग वोट डालते हैं तो वोटर को कैसे प्रभावित किया जाए, कुछ झगड़ा लगा लो, काम की बात लोग भूल जाएंगे। और हम हमेशा कहते रहते हैं समाज में अगर सद्भावना है तभी विकास के काम का मतलब है। और हम क्या कहते हैं, न्याय के साथ विकास, यानी सब इलाके का विकास, समाज के हर तबके का विकास, हम उसके लिए काम करते हैं। और ये चाहते हैं कि पूरा समाज में प्रेम हो, शांति हो, सद्भावना हो। और अगर हमेशा झगड़ा होता रहेगा, लोग आपस में भिड़ते रहेंगे, तो चाहे जितनी सड़कें बना दीजिए, जितनी बिजली पहुंचा दीजिए, जितने इंस्टीट्यूशन आप स्थापित कर दीजिए, वो पीछे चला जाता है, किनारे में चला जाता है। मूल बात जो संघर्ष होता है, आपस में टकराव होता है, वो भावना को इस प्रकार से उभारता है कि वही चीज बच जाती है। तो हम तो चाहेंगे, आप लोग चला रहे हैं समाज में प्रेम का, शांति का, सद्भावना का, इसका संदेश सब तरह से मिले और लोग प्रेम रहे। कल रामनवमी, हम तो सब जगह लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि भाई सौहार्द के वातावरण में कीजिए। बहुत तरह के लोग लगे रहते हैं कि जरा झंझट हो जाए, झंझट हो जाएगा तो समाज में टकराव हो जाएगा, तो हम लोग तो चिंता में लगे रहते हैं और कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बहुत लोगों को इसके बारे में दूसरी फीलिंग होगी कि टकराव हो जाएगा तो एक पक्ष हमारे साथ। तो इससे समाज को उबारना चाहिए, बचाना चाहिए। और इसके लिए जो सम्राट अशोक का विशाल व्यक्तित्व है, क्या हुआ उनके जीवन में, वो जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और धम्म के रास्ते को चुना, तो उनकी एक दूसरी पत्नी थी, वो जब बोध गया में बोधि वृक्ष के सामने जाते थे तो उसको भी ध्वस्त करने की कोशिश की। और सम्राट अशोक को देखिए, अपने लड़के को, अपने बेटी को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा और बोधि ट्री उसका पौधा भेजा श्रीलंका में। तो एक तरफ उनका यह विचार, लेकिन उनके बगल वाले का ही क्या विचार। इसलिए आप कह नहीं सकते कि आप सोच रहे हैं और आपके बगल में बैठा हुआ कोई जरूरी नहीं है कि उसी सोच को अपना ले। इसलिए प्रयास करना चाहिए। सम्राट अशोक के जीवन से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। और जब बाद का उनका अंतकाल आया तो घर परिवार सबके लोगों का किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार था। इसलिए जो मूल चीज है, जो उनका विचार है, उनका जो काम है, जो उन्होंने किया, जो सैक्रिफाइस किया, जो त्याग की एक भावना पैदा की, सब कुछ हाथ में रखते हुए किस तरह से उन्होंने धम्म के जरिए अपने विचारों को बढ़ाया। और एक एक जगह पर जो पिलर लगाए गए, अशोक स्तंभ, उस पर जो शिलालेख लिखे गए, हर चीज प्रासंगिक। आज अगर इतने हजारों साल पहले की चीज है तो आज भी प्रासंगिक है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। इसलिए जो उनके विचार है उसको अंगीकार करके उसको फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। सिंबॉलिक चीज तो करिएगा ही, आदमी का स्वभाव है। ये कुदरत पता नहीं, ये जो हम सब लोग हैं आज आदमी मनुष्य कहलाते हैं, पता नहीं 25 लाख 30 लाख साल में धीरे 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 ग्रो करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद भी क्या स्थिति, तरह तरह के विचार लोगों के मन में रहते हैं। विचार रखना अलग अलग अच्छी बात है, लेकिन आचरण कैसा होता है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि सम्राट अशोक क्लब आप लोगों ने बनाया है, तो अशोक के विचार को, जो सम्राट अशोक हैं, धम्म अशोक हैं, देवानाम प्रिय अशोक हैं, तो ये जो धम्म अशोक और देवानाम प्रिय अशोक हैं, उनके बीच की जो मूल बात है, मूल जो चीज है, उसको अपना लेना चाहिए। और वो क्या है? प्रेम, शांति, सद्भावना। और अगर प्रेम, शांति और सद्भावना का माहौल समाज में होगा
तो समाज आगे बढ़ेगा, धरती पर और दिन रहने का अवसर मिलेगा। और आज के युग में, आज की परिस्थिति में आप इतना संगठित तौर पर अपना संगठन चला रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम इसको धीरे धीरे घर घर तक पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आप सोच लीजिए समाज में किस किस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई। चाहे समाज सुधार की बात हो, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं, अभी चर्चा आप लोगों ने की, मुझे बड़ी खुशी हुई। चाहे शराबबंदी की बात हो, दहेज प्रथा का उन्मूलन हो, बाल विवाह की समाप्ति हो, इन सब चीजों के लिए तो आप सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए और निरंतर सक्रियता रहनी चाहिए। और इससे मैं समझता हूं कि समाज को गति मिलेगी और जो इंसान है उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, ये जो प्रकृति है, पर्यावरण है, इसको हम दुरुस्त करके रखें, पर्यावरण को बिगड़ने न दें। क्योंकि आज जो हम लोगों को मिला है ये पर्यावरण, ये क्लाइमेट, एनवायरमेंट, उसके साथ कितना छेड़छाड़ हो रहा है। कभी इस सब चीज को गौर करना चाहिए और इस बात का प्रयास करना चाहिए कि हम पर्यावरण से ज्यादा छेड़छाड़ न करें, क्योंकि हम लोगों का दायित्व है। आज जो कुछ भी हमें मिला है इस धरती पर, ये हम लोगों का फर्ज बनता है, ये हम लोगों का धर्म है कि हम उसको सुरक्षित रखें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी वही चीज उपलब्ध हो। लेकिन आज कितना पर्यावरण को नष्ट करने के पीछे, तो एक तरफ समाज सुधार की बात और दूसरी तरफ पर्यावरण की रक्षा करने की भी बात करनी चाहिए। और यही है सही मायने में भगवान बुद्ध का संदेश, और जिसको अपनाकर सम्राट अशोक ने अपने ढंग से उन बातों को प्रचारित किया, प्रसारित किया। और आप इतने 1000 साल, 2000 साल के बाद, 2500 साल के बाद अगर कुछ युवाओं के मन में यह विचार आया है तो निश्चित रूप से इस दिशा में जाइए। अभी आप कह रहे थे जयंती बहुत लोग मनाने लगे, तो जयंती मनाने में अच्छी बात है, लेकिन इससे संतुष्ट मत हो जाइए। अब जो जयंती मनाने की बात है वह एक सिंबॉलिक चीज है, सांकेतिक चीज है। असल जो सम्राट अशोक के विचार हैं, उनके जो कृत्य हैं, उनको लेकर लोगों के बीच में जाइए और लोगों को प्रेम, शांति और सद्भावना के लिए प्रेरित करिए। ये सही मायने में सम्राट अशोक के प्रति अपनी, जिसको कहिए कि प्रतिबद्धता का परिचायक होगा। इसलिए मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। ये सब काम करते रहिए और नई पीढ़ी के लोगों के मन में ये बात आती है। आप लोगों का पोशाक भी अच्छा है, देख करके पता चलता है सम्राट अशोक को। तो आपको इसी से मत संतुष्ट हो जाइए कि हमने शुरू कर दिया, अब कई लोग मनाने लगे, उसको क्या कीजिएगा। कर्पूरी जी के निधन के बाद कर्पूरी जयंती की शुरुआत हमने की, आज सब करता है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे इसको कह देने से कुछ होना है। कर्पूरी जी ने जो किया, कर्पूरी ठाकुर जी ने, उनके काम को आगे बढ़ाइए, उनके अधूरे कामों को पूरा करिए, समाज में समरसता का भाव लाइए। लोहिया जी की बात हम लोग करते हैं, जेपी की बात करते हैं, अंबेडकर साहब की बात करते हैं। तो अरे जो मूल अवधारणा है उसको अपनाकर लोगों तक ले जाइए। और आजकल जान लीजिए बड़ा ही कंसंट्रेशन करने की बात हो रही है समाज में, राजनीतिक क्षेत्र में। अब वो माहौल नहीं रहा, उसको सच्चाई से कोई वास्ता नहीं रह गया, सिद्धांत से कोई वास्ता नहीं रह गया। और गांधी जी ने तो कहा था, बापू ने, कि सिद्धांत के बिना राजनीति एक सामाजिक पाप। आज वही हो रहा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और किस किस तरह की बातें हो जाती हैं, जिसका जिक्र हमने किया, टकराव, इन सारी चीजों का। तो जो सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है जन सेवा का, उसको अपनाना चाहिए। और जो मौलिक विचार है उसको अपने आप में अपनाना चाहिए। इसलिए जो राजनीति में भी है, कई तरह की चीजें लोग देखते हैं कि अरे सब करने से थोड़ा वोट का फायदा होगा तो तुरंत कर रहे हैं, लेकिन आप तो वोट के लिए नहीं,
हम तो काम करते हैं, सरकार में इतने दिनों से हैं, कोई मेरी इच्छा अभिलाषा आगे की नहीं है, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम वोट के बारे में नहीं सोचते। जो वोट देता है वोटर, उसके बारे में सोचते हैं, और जो अभी वोटर नहीं बना है, 18 साल का नहीं हुआ है, उसकी चिंता हम करते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर कोशिश करिए कि लोगों को जोड़िए, समाज को जोड़िए। तो हम समझते हैं कि आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, इसलिए हमने जानबूझकर आप लोगों को कहा कि भाई आपका कमिटमेंट है, और इतनी बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में अगर लोग एक पोशाक को अपनाकर चल रहे हैं तो आपके प्रति प्रतिबद्धता है। जब प्रतिबद्धता है तो उसको ऐसा रूप दीजिए कि वो समाज को बदल दे, न कि समाज जैसा है उसके चक्कर में फंस जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक क्लब समाज को बदले, न कि समाज में जो आज उल्टी पुल्टी बातें चल रही है उसी के चक्रव्यूह में फंस कर रह जाए। तो मैं आपको यही प्रेम के साथ और पूरी शुभकामना के साथ आपको मैं यही कहूंगा, और आप सब इस काम को कर रहे हैं, अच्छा है, इस चीज को आगे बढ़ाइए, आगे ले जाइए, मेरी पूरी शुभकामना है। और मेरे जैसे व्यक्ति का आपको सहयोग, नैतिक समर्थन प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात सुनाऊंगा। आप अपने स्थान